Good day, all the parents. एवरी टाइम एवरी सेमेस्टर जब सेमेस्टर चालू होता है तो हम लोग पेरेंट्स मीटिंग करते हैं और पेरेंट्स मीटिंग में हर एक सेमेस्टर का कुछ ना कुछ हमारा एजेंडा रहता है। इस बार कोविड-19 की वजह से हम लोग पेरेंट्स मीटिंग फिजिकली नहीं कर पा रहे, इसलिए अभी पेरेंट्स मीटिंग वर्चुअल प्लानिंग हमने किया है। पेरेंट्स मीटिंग हम लोग 1-2 सेशन में करेंगे क्योंकि एक साथ 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटा पॉसिबल नहीं होता किसी को वीडियो देखना या सुनना इजीली, खास करके पेरेंट्स को। सो इसलिए हम लोग पेरेंट्स मीटिंग को डिवाइड पार्ट में करेंगे और आपको वीडियो भेजेंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह से देख पाए, आराम से देख पाए और हम उसको बेनिफिट ले पाए। हम लोग पेरेंट्स मीटिंग की स्टार्टिंग एक वीडियो से करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो के बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। वीडियो के बाद मैं सभी पेरेंट्स का स्वागत करता हूं। अगेन आई एम वेलकमिंग ऑल। आप लोगों ने जो टाइम निकाला है हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, वो अप्रिशिएबल है। सो हमने वीडियो में देखा कि टाइम हमें स्लो लगता है जब हम किसी की राह देख रहे होते हैं, टाइम हमें फास्ट लगता है जब हम लोग लेट हो जाते हैं, या टाइम हमें भयानक लगता है जब हम दुखी होते हैं, या तो टाइम हमें बहुत ही शॉर्ट लगता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या तो फिर कभी कभी टाइम ख़त्म ही नहीं होता क्योंकि हम दर्द में होते हैं, या कभी कभी टाइम बड़ा लगता है, लॉन्ग लगता है जब हम लोग बोर होते हैं। सो ये सब कुछ जो है वो हमारी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड है, हम लोग क्या महसूस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, और साथ में हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, मतलब हमारी मानसिकता क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। अभी हमारा जो टाइम जो जा रहा है ये पेंडेमिक में, वो कुछ इस तरह से ही है। हम लोग चाहते हैं कि उसी टाइम को हम लोग बेटर वे से यूटिलाइज करें, उस टाइम को हम लोग इस तरह से महसूस करें, फीलिंग हमारी ऐसी हो कि जो बोर्ड पार्ट है या हम लोग जिसको सहन नहीं कर पा रहा, ऐसा टाइम हमें ना लगे, क्योंकि वो हमारी मानसिकता के ऊपर डिपेंड होता है। सो इस पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स मीटिंग क्यों हम लोग बार बार करें, छोटे से 30 सेकंड में। उसके बाद में डिस्कस करेंगे फ्यूचर स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट जो है कोविड-19 का और उसकी चैलेंजेस क्या होगी। उसके साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे worstly affected field post COVID demands, parents responsibility in terms of 6C and 7 important tasks that we already decided। so ये सब हम लोग आज की पेरेंट्स मीटिंग में देखने वाले हैं। तो हम लोग चालू करते हैं हमारी पेरेंट्स मीटिंग का ये सेशन। सो अगेन वेलकमिंग ऑल। सो ये हमने डिस्कस किया कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आउटलाइन जो है वो हमारी क्या है। हम लोग क्यों पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग से हमें इस 5 साल में पता चला है कि हमारे स्टूडेंट्स का ग्रेड्स जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि कन्वर्जेशंस अच्छी तरह से दोनों साइड से, पेरेंट साइड से या टीचर साइड से जब होते हैं तो स्टूडेंट जो है वो डायलेमा में नहीं रहता, उसको एक पर्टिकुलर
फिक्स पाथ मिलता है और उस पाथ पे चलने से स्टूडेंट्स की जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, मतलब अगर हम ग्रेड की बात करें तो अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं। स्टूडेंट जो है उसको हम ट्रैक पे रख सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स भटक जाता है इस टाइम पे, सोशल मीडिया, दीज और दैट मूवी, दीज और दैट की वजह से स्टूडेंट्स भटक जाते हैं, तो उसको हम ट्रैक पे रख सकते हैं। काफ़ी इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होते हैं लाइफ के साथ, उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग उसका बेटर प्लेसमेंट जो कर सकते हैं और अभी कर रहे हैं, उसकी बड़ी वजह जो है वो हमारी पेरेंट्स मीटिंग है। क्योंकि पेरेंट्स का उसके अंदर फुली सपोर्ट मिलता है, हमें साथ मिलता है। और ओवरऑल अगर स्टूडेंट्स को डेवलप करना है या ग्लोबली उसको कम्पिटिबल बनाना है, तो पेरेंट्स को साथ में लेके अगर कोई भी कॉलेज चले तो वो जो अचीवमेंट जो करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से अचीव कर पाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आवर पेरेंट्स मीटिंग। दूसरी बात अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो पेरेंट्स मीटिंग एक ड्रम की तरह है। अगर ड्रम को रिदम में ना बजाया जाए तो ऐसे नॉइज लगता है, या किसी भी म्यूज़िक, ड्रम है या हारमोनियम है या गिटार है, ये सभी चीज़ को अगर रिदम में ना बजाया जाए और एक दूसरे के साथ मिला के ना बजाया जाए तो हमें जो भी म्यूज़िक मिलता है, या उसको म्यूज़िक नहीं बोलते, उसको नॉइज़ बोलते हैं। इसी हिसाब से अगर एजुकेशन सिस्टम में भी पेरेंट्स जो है, टीचर जो है, कॉलेज जो है और ओवरऑल मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स जो है, वो एक साथ में रिदम में ना चले तो हमारे लिए वो बर्डन बन जाता है। इसलिए पेरेंट्स मीटिंग, यही हमारी कोशिश है कि पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग एटलीस्ट सेमेस्टर में एक बार इस टाइप की एफर्ट के वजह से हम लोग सब रिदम में चल पाए और अच्छा सा म्यूज़िक जो कानों को अच्छा लगे, ऐसा कुछ हम लोग क्रिएटिव अच्छा स्टूडेंट्स वी कैन डेवलप। सो ये हमारी कोशिश है। अभी मैं बात करूँ तो फ्यूचर स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, पर अभी जो समय चल रहा है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अभी जो समय चल रहा है उसके अंदर, जैसे हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं और अचानक से गाड़ी में पंचर हो जाता है, और पंचर होने के बाद हम लोग देखते हैं कि भाई पंचर हो गया है तो क्या करें, तो हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं उसके सॉल्यूशन की बात करते, सॉल्यूशन देखना चालू करते हैं। सॉल्यूशन में पहले देखते हैं भाई डिक्की में हमारे पास टायर, स्पेयर टायर है कि नहीं, अगर है तो चलो टूल लेके उसको बदला जाए। या तो फिर सोचते हैं कि भाई चलो टायर नहीं है तो नज़दीक में कहीं पर कोई पंचर की शॉप अवेलेबल है तो वहाँ पर टायर को निकाल के ले जाया जाए या उसको ठीक किया जाए। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि अब चलो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, या टायर पंचर हो गया है तो हमें अब हमारे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, हम कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते कि हमें यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, जहाँ पर पंचर हुआ है वहीं रास्ते पे, वहीं टाइम पे, वहीं पर रहना पड़ेगा। ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचते, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। सेम वे कोविड की जो अभी महामारी चल रही है या पेंडेमिक जो चल रहा है, उसको देखते हुए हम जिस सिचुएशन में यहाँ पर खड़े हैं उस सिचुएशन में भी हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, या हमारा एजुकेशन बिगड़ेगा, या तो फिर हम लोग इस टाइम पे हमारा परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं दे पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। पर ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक पंचर टाइप की बात है जहाँ पर हमारे जो फ्लो चल रहा था, हम लोग जिस तरह से हम लोग जी रहे थे या हमारा एजुकेशन जिस तरह से चला था, उसमें एक पंचर आ गया। हम लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे इसमें से बाहर निकले और इसमें से आगे बढ़े। मैं एक आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले, मतलब 22 जून को एक गवर्नमेंट की ओर से एक न्यूज़ आई थी, बड़ी न्यूज़ थी, शायद आपने देखी होगी। वो न्यूज़ ये थी कि वॉशिंगटन एकॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया गया है इंडिया के लिए, मतलब उसकी परमानेंट स्टेटस जो है, इंडिया परमानेंट स्टेटस इज बीन एक्सटेंडेड। इसका मतलब क्या है? वॉशिंगटन एकॉर्ड एक्चुअली क्या है कि हम लोग ये इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी बात है कि हम लोग जिस इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, जिस कोर्स में पढ़ रहे हैं, वो कोर्स जो है वो कितने कंट्री में मान्य है। तो अगर हम लोग देखा जाए वॉशिंगटन एकॉर्ड के काफ़ी कुछ उसके बेनिफिट्स है, पर अगर हम लोग जनरली देखा जाए तो 23 नेशंस जो है, इंक्लूडिंग 5 G8 एंड 11 G20 नेशंस आर द मेंबर ऑफ द वॉशिंगटन एकॉर्ड। उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
आयरलैंड, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, हांगकांग, चाइना, साउथ अफ्रीका, जापान, सिंगापुर, कोरिया, ये सभी, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपाइंस या श्रीलंका, ये सभी देश जो है वो उसके मेंबर से या उसके लिए उसको परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है। वॉशिंगटन एकॉर्ड का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये है कि उसने डिफाइन कर दिया है कि ग्रेजुएशन एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए। मतलब कि एक स्टूडेंट्स अगर ग्रेजुएट होता है तो उसके पास ग्रेजुएट होने के बाद क्या नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज हमें ग्रेजुएशन के दरमियान मिलना चाहिए, या तो फिर हमें उस तरह हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स को डेवलप करना चाहिए या स्टूडेंट्स को उस हिसाब से डेवलप होना चाहिए। तो वो जनरल में आपको, और ज़्यादा टाइम नहीं इसलिए बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट होता है तो वॉशिंगटन एकॉर्ड क्या चाहता है कि उसके पास में इंजीनियरिंग नॉलेज हो, उसके पास में प्रॉब्लम एनालिसिस की कैपेसिटी हो, उसके पास में डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस किस तरह से किया जाए वो नॉलेज हो, उसके पास में इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करते हैं उसकी नॉलेज हो, मॉडर्न टूल्स का यूसेज कैसे करता है वो उसको पता होना चाहिए, इंजीनियरिंग एंड सोसाइटियल बेनिफिट्स क्या है उसको पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एरिया में इंजीनियरिंग का उसका नॉलेज या इंजीनियरिंग का फील्ड का उसका जो ओवरऑल स्किल्स है वो किस तरह से होनी चाहिए, उसकी एथिक्स कैसे होने चाहिए अगर कोई ग्रेजुएट बनता है तो, या इंडिविजुअल उसकी टीम वर्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस का मैनेजमेंट वो किस तरह से कर पाए वो भी नॉलेज उसको होना चाहिए, या लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो क्या होती है वो उसको पता होना चाहिए। वॉशिंगटन एकॉर्ड का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि वॉशिंगटन एकॉर्ड बताता है कि अगर हम लोग इतनी कंट्रीज़ में हमारे इंजीनियर, इंडिया के इंजीनियर्स को अलाउ करेंगे इफ़ दे मे हैव दिस काइंड ऑफ दी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। उसका मतलब ये है कि एजुकेशन सिस्टम में कि ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स जो है वो एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, और हम लोग इसीलिए ये सब एफर्ट्स कर रहे हैं, हम लोग इसीलिए ये सब ट्राई कर रहे हैं, या पेरेंट्स मीटिंग या इंडस्ट्री विजिट, एक्सपर्ट टॉक, या हर बार स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करता रहता है, these or that, so many things we are doing because we would like to make our students globally compatible। उसका मतलब है कि वॉशिंगटन एकॉर्ड में जो भी लिखा गया है और हमारा जो इंडिया जो है वो वॉशिंगटन एकॉर्ड का अगर पार्ट है तो वहाँ पर इंजीनियर जो ग्रेजुएट हो रहा है उसके पास इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए। हम लोग एक या दूसरी तरीके से इस क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं। इसके लिए हमने इस 3 चीज़ को ज़्यादातर फोकस किया है। मैं पेरेंट्स के साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये 3 चीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा इसको समझें। फर्स्ट थिंग कि स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी क्या होनी चाहिए, उसको नटशेल में अगर देखा जाए तो ये 3 चीज़ें, एक्सप्लोर, इवोल्यूट एंड एक्सपेरिमेंट, ये 3 चीज़ जो है वो मिनिमम स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। और वो क्या है तो कि भाई एक्सप्लोर का मतलब है इन्वेंशन करो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कुछ भी टॉपिक आए तो उसको एक्सप्लोर करो। जैसे हमारे पास कोई फूड्स आता है, बैंगन आता है, तो हम लोग उसको एक्सप्लोर ऐसे करें कि भाई बैंगन के जैसे ही स्वाद वाला कोई और अदर वेजिटेबल्स है क्या, बैंगन के जैसा ही कोई और फ्रूट्स है क्या, वो किस टाइप के बैंगन्स आते, ग्रीन्स भी होते, पिंकिश भी होते, ब्लैक भी होते, तो इस टाइप के किस टाइप के बैंगन। ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि हमारा बच्चा जो है वो, हमारा स्टूडेंट्स, आपका बच्चा जो है वो किस तरह से किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर पाए, ऐसी क्वालिटी डेवलप उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इवोल्यूशन। उसके पास दूसरा जो ईज हम लोग बोल रहे हैं, जिसको इवोल्यूशन बोल रहे हैं, तो उसके पास मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ तो उसका प्रोज क्या है, उसका कॉन्स क्या है। अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो उसका फ़ायदा सोसाइटी को कैसे मिलेगा और उसकी वजह से सोसाइटियल नुकसान भी क्या होने वाला है। सपोज हो सकता है कि उसके वजह से एनवायरनमेंट को कुछ अफेक्ट होने वाला है, या तो फिर कुछ और भी नुकसान होने वाला है। तो हर एक बात में वो हर एक टॉपिक पे या अगर कुछ पढ़ रहा है तो भी वो सबको इवेल्युएट कर पाए। ऐसा नहीं कि जस्ट पढ़ लिया और दिमाग में रख लिया और फिर भूल गए, या तो फिर एग्जाम के लिए हमने रट्टा मार लिया और फिर भूल गए। ऐसा नहीं, कुछ भी टॉपिक्स हो या तो जो फोकस टॉपिक्स हो, हर एक टॉपिक को हम लोग
इतना ज़्यादा डीपली जाएंगे तो शायद हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, पर जिस उसको जो भी टॉपिक्स अच्छा लगे या उसको लगे कि ये मुझे इस टॉपिक के अंदर या इस सब्जेक्ट के अंदर फ्यूचर बनाना है, तो उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा उसको इवैल्यूएट कैसे किया जाए। और तीसरी जो चीज़ है वो एक्सपेरिमेंट है, उसको सीखना पड़ेगा कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेस पे इसको कैसे प्रूव कर पाए। हम लोग जो भी अभी सीख रहे हैं वो थियोरेटिकल है, जो सब्जेक्ट में सीखा जाता है वो थियोरेटिकल, या तो फिर हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो भी करवाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को हर एक सेमेस्टर में 20 आवर्स का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नॉर्मली होता है। उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कुछ ऐसी जो चीज़ है जो एक्सपेरिमेंट करने लायक है, उसको पता चलेगा कि इसको एक्सपेरिमेंट करके जो हम लोग प्रोटोटाइप बनाएंगे, मतलब कि जो थियोरी हमने पढ़ी है उसको प्रोटोटाइप बनाना है, थोड़ी हार्ड फॉर्म में लाना है। प्रोटोटाइप का मतलब ये नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट है, पर प्रोटोटाइप बनाएंगे जो लुक लाइक अ प्रोडक्ट। जैसे अगर सपोज हम लोग कार की बात करें तो ऑन पेपर पहले कार डिज़ाइन ऑन पेपर होती है कि भाई सभी कार डिज़ाइन की ही अगर बात करें तो डिज़ाइन कार की कैसी डिज़ाइन लगेगी वो पेपर पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे सॉफ्ट बेस पे उसको दिखाया जाता है। फिर उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, हूबहू जो कार जैसी लगेगी वैसा ही एक हार्ड फॉर्म में, मतलब फिजिकल एक कार बनाई जाएगी जिसके अंदर कुछ नहीं होगा, पर फिर भी वो इट विल लुक समथिंग लाइक अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन के बेस पे उसकी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग उसके सभी डायमेंशन मैच होने चाहिए और उसको देख के हमें ऐसा लगे कि ये कार ऐसी लगेगी। और फिर फाइनली प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि वो टेस्ट के बाद, सभी एनालिसिस के बाद, सभी पुर्जे की या सभी इक्विपमेंट्स उसकी कलर्स वगैरह की टेस्टिंग करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो आती है वो एक्सपेरिमेंट बेस बाहर आती है। तो कोई भी स्टूडेंट जो है उसको पता होना चाहिए कि मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता हूँ, या एक्सपेरिमेंट बेस में मुझे जो थियोरेटिकल पढ़ाया गया है उसको मैं प्रोटोटाइप में और प्रोटोटाइप को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हमें 3 ई जो है वो दिमाग में रखने, अगर स्टूडेंट्स फ्यूचरिस्टिक स्टूडेंट्स बनना है तो वो है एक्सप्लोरर, इवैल्यूएट एंड एक्सपेरिमेंट। हम लोग अभी बात करेंगे कि इम्पैक्ट कोविड-19 का क्या हुआ है। अभी जो टाइम चल रहा है उसमें 62% स्टूडेंट जो है वो इंडिया के वो बैडली लर्निंग डिसएडवांटेजेस को भुगत रहे हैं। वी कैन से 62% स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अभी पहले शुरू में लॉकडाउन 1 हुआ तो हमें ऐसा लगा कि चलो अच्छा है, चलो थोड़ा रिलैक्स हो गए, 10-15 दिन से हमें मिल गए, पर धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। फिर 1 महीना गया, 2 महीना गया, अभी 3rd मंथ भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया, तो हमें लगता है कि हम लोग 3 महीने से हमारा जो दिमाग है वो पूरा बैड हो गया, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे तो 5 करोड़ 50 लाख स्टूडेंट जो है वो अभी स्टडी कर रहे हैं इंडिया की बात करें तो, राइट। और उसमें से 62% स्टूडेंट्स के पास कुछ ऐसी फैसिलिटी या अवेलेबिलिटी या ऐसे कोई एटमॉस्फेयर नहीं बन रहा है जहाँ पर वो अच्छी तरह से पढ़ पाए। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है और उसकी वजह से 62% स्टूडेंट्स का अभी एजुकेशन है वो प्रॉब्लमेटिक है, मतलब वो अभी अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहे। और उसका ओवरऑल क्या नुकसान होगा कि भाई हम लोगों के पास ओवरऑल नुकसान ये होगा कि स्टूडेंट जो है वो, तो जैसे एजुकेशन में ये 62% स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए, उसी हिसाब से हम लोग अगर फील्ड में जाए या मार्केट में जाए, अगर ओवरऑल हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो 3.6% जीडीपी भी डाउन हो रही है। ग्लोबली हम लोग एक आंकड़ा निकाले तो ग्रोथ जो है वो नो कोरोना वायरस की जब था तो ग्रोथ रेट जो है और इकोनॉमी जो ग्रो हो रही थी वो अब अराउंड 3% होने वाली थी। बेसलाइन सिनेरियो अगर हम लोग देखें ये ऑरेंज कलर का, तो हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल के अंदर यहाँ पर 1.5 या 2 के नियर बाई ग्रोथ रेट ओवरऑल ग्लोबल की रहने वाली थी। बट रिस्क सिनेरियो में पेंडेमिक की वजह से रिस्क सिनेरियो में वो जो है वो 1% से भी नीचे आ गया। इंडिया की बात करें तो 5.5% की हिसाब से नॉर्मल नो कोरोना था तब वो जाने वाली थी। वो बेसिक सिनेरियो की लाइन अगर हम लोग देखें
तो नॉर्मल केसेस में अगर पेंडेमिक इतना नहीं होता तो क्या होता, तो कि ऑरेंज लाइन जो दिखा रहा है कि 5 और 5 के आजू बाजू हमारी ग्रोथ रेट रहती, और रिस्क सिनेरियो की अगर बात करें तो भी 3.5 के आजू बाजू रहती। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल जीडीपी जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है 3.6%। अभी ये सब की वजह से क्या होगा कि भाई ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 62% स्टूडेंट्स अभी 3 महीने से तो पढ़ नहीं पा रहे, या उसकी वजह से कुछ ना कुछ कितने सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि जिसको काम में लगना पड़ रहा है अभी, क्योंकि अभी हमारा जो ओवरऑल जो ब्रेड बटर का सवाल है वो आ गया है। तो उसकी वजह से ड्रॉप आउट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आगे जाके जो स्कूल छोड़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, फिर मजदूरी करना पड़ेगा। कितने मजदूर है जो सभी कंपनीज में एब्सॉर्ब होंगे या उसको नौकरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इसका मतलब है कि जीडीपी भी फिर से डाउन होगा। तो ये सब जो है वो हमारे चैलेंजेस और इम्पैक्ट जो है वो कोरोना वायरस की। अगर हम लोग देखा जाए तो 28 करोड़, मैंने पहले बताया था कि 28 करोड़, सॉरी 5 करोड़ नहीं, 28 करोड़ 50 लाख स्टूडेंट जो है वो अभी बैडली अफेक्ट हो रहे हैं। अगर हम लोग ड्रॉप आउट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, सोशल आइसोलेशन और गैप जो है वो वाइडन हो गया है। एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर स्पेसिफिकली स्ट्रेस्ड है। टीचर क्यों स्ट्रेस है, क्योंकि अचानक से पूरी सिस्टम जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज हो गई। पहले 1 घंटे का लेक्चर जो लेना था उसके लिए 2 घंटे की प्रिपरेशन चाहिए थी, अभी 1 घंटे का जो लेक्चर लेना है उसके लिए 3 या 4 घंटे की प्रिपरेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले आप प्रिपेयर करो, टीचर की बात कर रहा हूँ, पहले प्रिपेयर करते हैं, वो फिर उसको उसका वीडियो कन्वर्ट करने में या वीडियो बनाने में उसमें इतना टाइम जाता है। उसके बाद में वीडियो बना के भी उसको फिर से एडिटिंग करना पड़ता है, क्योंकि साउंड कभी कभी अच्छी तरह से नहीं आता, कभी कभी वीडियो की कुछ प्रॉब्लम होती है, रिकॉर्डिंग जो कैमराज है उसकी कुछ प्रॉब्लम होती है और अच्छी तरह से वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। इसलिए टीचर्स आर वेरी इन स्ट्रेस। उसको भी पता नहीं चल रहा है कि कौन से स्टूडेंट जो है अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमने डेफिनेटली ट्राई किया है कि हम लोग हर एक सेशन के बाद में टेस्ट ले रहे हैं, और टेस्ट छोटी सी टेस्ट होती है, उसके बेस पे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पर हमारे पास और टीचर के पास कुछ और चारा ही नहीं है। टीचर क्या करे, किस तरह से पढ़ाए? हम लोग चाहते हैं कि उसको पढ़ाए, अच्छी तरह से पढ़ाए, तो पर फिर भी जो हमारे पास जो लिमिटेशन है वो हमारी चैलेंजेस है, उसको एक्सेप्ट करके हमें चलना पड़ेगा। जो चैलेंजेस हैं उसको हम एक्सेप्ट करें कि भाई ये हमारी चैलेंज है, उसके अलावा हमारे पास कुछ चारा ही नहीं है। हम लोग जो है वो 62% स्टूडेंट जो है वो अभी बैडली अफेक्ट हो रहे हैं, उसका पार्ट ना बने, तो इसके लिए हमें दोनों साइड से कुछ ना कुछ वर्कआउट कंप्लीट करते ही रहना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो हम लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे, या तो फिर हम लोग मतलब हमारी स्टडी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होगी। हाँ, उसके अलावा हम लोग काफ़ी और भी कुछ कर रहे हैं, मतलब जैसे स्टूडेंट्स को हमने एक चैलेंज दिया है या वीडियो बनाने का एक कंपटीशन रखी है, जिसके अंदर स्टूडेंट जो है जिसको कुछ भी आइडिया हो, कोई भी आइडिया के ऊपर 5 मिनट का वीडियो बना के उसको हमें भेजना है। उस 5 मिनट के वीडियो के अलावा भी उसको एक स्टोरी राइटिंग करनी है। उसके अलावा भी स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि इस तरह से प्रोजेक्ट करना है। तो हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स घर पर रह के भी काफ़ी कुछ सीखे, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स को आगे जाके हेल्पफुल होने वाली है, और उसके लिए उसको एडवांस में प्रिपेयर होना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट बात करें कि कौन से फील्ड जो है वो ज़्यादातर अफेक्ट हुए हैं। ऐसे फील्ड जो है ट्रैवल्स एंड टूरिज्म, होटल एंड रेस्टोरेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये जो फील्ड है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए। हम लोग जानते हैं कि ट्रैवल्स एंड टूरिज्म में अभी क्या चल रहा है, होटल इंडस्ट्री में क्या हालत है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी अभी बिकॉज जो मजदूर जो थे, वर्कर्स जो थे वो चले गए थे, लेबर्स चला गया था और सभी अभी वापस आ रहे, तो थोड़े थोड़े स्लोली इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट, बट दैट शुड अफेक्टिंग अ लॉट।
और उसके साथ में अगर बात करें तो एजुकेशन भी बैडली अफेक्ट हुआ है। एजुकेशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए था बट बैडली अफेक्ट हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन सिंपल जो है वो फ्लिप क्लासरूम है। वैसे भी हम लोग बोलते थे कि स्टूडेंट्स में ऐसी क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए कि वो खुद से भी मतलब खुद के पैरों पे खड़ा हो सके। एजुकेशन का मतलब ही ऐसा कुछ होता है कि भाई आप किस तरह से खुद को जो भी एनवायरनमेंट में है उसके अंदर इस तरह से डेवलप करो कि अल्टीमेटली आप प्रोग्रेस कर पाओ। तो ये प्रोग्रेस करने के लिए फ्लिप क्लासरूम जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। उसका मतलब है कि थोड़ा क्लासरूम में आप पढ़ो, थोड़ा आपको वीडियोस दिखाए जाए, थोड़े ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट दी जाए, थोड़ी आपकी इमेजिनेशन पावर जो है स्टूडेंट्स की वो बढ़ाई जाए। वो कैसे बढ़ाते हैं, जैसे अगर हम लोग जैसे जब बच्चे छोटे थे तो हम पेरेंट्स उसको कहानी सुनाते थे और कहानी में राजा था, रानी थी या कुछ ऐसी एनिमेशन टाइप की आप वो दिमाग में वो बना लेता था। उसकी वजह से उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती थी। अल्टीमेटली हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ बुक के अंदर जो लिखा है उसको ही जस्ट मगअप कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी ओवरऑल इमेजिनेशन पावर जो है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब वो फील्ड में जाएगा तो उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम्स का मतलब है कि इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है तभी जाके एक एम्प्लॉय को रखा गया है। वो प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व कर पाएगा जब वो खुद उसको इमेजिनेट कर पाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। और वो इमेजिनेशन पावर जो है वो 4 साल में या 3 साल में हमें यहाँ पर डेवलप करनी है या आपकी सपोर्ट में हमें उसको डेवलप करनी है। तो इसके लिए फ्लिप क्लासरूम वॉशिंगटन अकॉर्ड में भी उसको एक बढ़िया टूल माना गया है कि फ्लिप क्लासरूम बेस्ड स्टूडेंट जो है ऑर्डिनरी क्लास की बजाय फ्लिप क्लासरूम में वो ज़्यादा डेवलप हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी जो हमारा टाइम हो जो चल रहा है उसमें हम लोग फ्लिप क्लासरूम का मैक्सिमम एडवांटेजेस ले और बाद में जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आए तो उसका जो हैंड्स ऑन सेशन है वो ज़्यादा डेवलप कर पाए। उसके अलावा गवर्नमेंट ने वर्स्ट अफेक्टिंग फील्ड्स जो है उसके सॉल्यूशन भी दिए हैं, जैसे स्वयं, मूक या कोर्सेरा, यूडेमी, ये सब जो कोर्सेज ऑनलाइन जो एकेडमी चल रही है या तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे टूल्स है कि जिसके बेस पे अगर स्टूडेंट चाहे तो ऑनलाइन ग्रेजुएशन भी कर सकता है। या तो फिर मैं आपको ये ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम की लिस्ट आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये जस्ट एग्जांपल है कि आप लोग देखो कि मास्टर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर करना है कोलोराडो यूनिवर्सिटी से, या तो फिर अरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से आपको मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस करना है, या तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बन कैंपेन के अंदर से आपको मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस के कोर्स करना है। जो सपोज हम लोग देखें ये राइट साइड में उसकी रैंकिंग भी है, वर्ल्ड रैंकिंग उसकी क्या है, या वर्ल्ड रिपोर्ट 2008 के मुताबिक अगर हम लोग देखें मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस तो वो 5th रैंक्ड है CS प्रोग्राम में। तो अभी काफ़ी लोग जो है इस तरह से ऑनलाइन भी डिग्री ले रहे हैं। तो हमारा ये टाइम जो चल रहा है डेफिनेटली हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। इस तरह से भी हम लोग आगे जाके डिग्री ले सकते हैं। अभी ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बट ये ऐसे कोर्सेज में अवेलेबल है जिसके अंदर हैंड्स ऑन सेशन जो है वो कम होता है, जैसे आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स एंड साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, इस तरह की जो कोर्सेज होती है उसके अंदर ये सब डिग्रीज भी आप घर बैठे फॉरेन डिग्री भी और अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी आप प्राप्त कर सकते हो। बट इसके लिए आपको ब्लेंडेड लर्निंग में जाना पड़ेगा, जो हम लोग अभी फ्लिप क्लासरूम के जो एग्जाम्पल में दे रहा था उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मतलब मेरा ये वर्स्ट अफेक्टिंग फील्ड की सॉल्यूशन जो है उसमें जो एजुकेशन है भी एक अफेक्ट हुआ है, तो उसकी सॉल्यूशन यही है हमारे पास कि हम लोग कैसे भी करके ब्लेंडेड मोड पे फ्लिप क्लासरूम के बेस पे हमारा एजुकेशन है वो चालू रखे। क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद डिमांड भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। जैसे कि मैं एक बात करूँ ई कॉमर्स मार्केट की बात करूँ तो बिग बास्केट और गोफर ने डिसाइड किया है कि 12,000 स्टाफ वो डिमांड में है। अभी 12,000 स्टाफ को रिक्रूट करने वाले हैं नियर बाय। एक टाइम्स इकोनॉमी की अभी न्यूज़ है।
उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें सेकंड मार्केट जो है वो ई कॉमर्स मार्केट की बात करें तो वो भी अभी काफ़ी लोग को रिक्रूट करने वाला है। ये फ्लिपकार्ट का एक इंफॉर्मेशन फ्लिपकार्ट दे रहा है कि हम लोग अराउंड 300 सिटीज़ के अंदर हमारा जो डिलीवरी प्लान जो है वो एक्सपांड करने वाले हैं। और हम लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट, एफएमसीजी का मतलब है कि जो साबुन, डिटर्जेंट, ये सब जो चीज़ होती है जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, ऐसी चीज़ का जो डिलीवरी मार्केट है फ्लिपकार्ट खुद अपना जो है सर्विस जो है वो बढ़ाने वाला है। तो उसके लिए भी उसको काफ़ी सारे लोग की रिक्वायरमेंट होगी। सेम वे अगर हम लोग ये जो रिटेल फर्म की बात करें तो वो लोग मैक्सिमम पब्लिक को हायर करने जा रही है। उसकी बेस पे जॉब भी बढ़ेंगे, सॉफ्ट स्किल जिसके पास अच्छी है उसके डिमांड भी बढ़ेंगी। अगर हम लोग बिजनेस टुडे की बात करें तो सोशल मीडिया की जो एवरेज यूटिलाइजेशन है वो बहुत बढ़ गई है। जैसे 87% इंक्रीज इन सोशल मीडिया यूसेज लास्ट लॉकडाउन के दरमियान 87% यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया बढ़ गया है। तो सेम वे अभी फ्यूचर में भी वो इंक्रीज होने वाली है। डिजिटल पेमेंट 42% बढ़ गया अभी। तो उस हिसाब से अगर डिजिटल पेमेंट बढ़ता है उसका मतलब ये है कि सॉफ्ट एरिया में जॉब्स बढ़ने वाली है। अगर ई कॉमर्स मार्केट बढ़ता है तो सभी एरिया में जॉब्स बढ़ने वाली है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा, डिलीवरी बॉय की रिक्वायरमेंट होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की डिमांड होगी। इस हिसाब से सॉफ्ट बेस जो वर्क कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर बेस पे जो सॉल्यूशन मिलते हैं तो सॉफ्टवेयर की भी डिमांड होगी। और सॉफ्ट बेस पे सॉफ्ट इंजीनियर्स जो कंप्यूटर आईटी के उसकी भी डिमांड होगी। सोशल मीडिया अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है मार्केटिंग की फील्ड में। मूवी मार्केटिंग अभी आपने देखी होगी, गुलाबो सीताबो अभी ऑनलाइन मूवी ही रिलीज हुई है। स्टैंड अप कॉमेडीज भी अभी उसके कॉन्सर्ट नहीं हो रहे, बट स्टैंड अप कॉमेडी आप शूट करो और उसको सभी पब्लिक में फैलाओ। जैसे कि टिकटॉक अभी ठीक है चला गया है, बट टिकटॉक एक ऐसी बड़ा मार्केट जो था वो अभी सोशल मीडिया के बेस पे बढ़ा और अभी और भी काफ़ी प्लेयर्स आएंगे जो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग है या पॉलिटिकल इवेंट्स या रिलीजियस इवेंट जो है वो सभी अभी ऑनलाइन हो रही है, या तो फिर उसकी मार्केटिंग जो है वो ऑनलाइन हो रही है। तो ये जो चीज़ नहीं आ रही है उसके साथ में अपॉर्चुनिटी भी आएगी। जैसे इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है, पब्लिक अभी चाहते नहीं कि किसी को डोर टू डोर मिले, वो चाहते हैं कि उसको फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले और जूम के बेस पे मीटिंग करे। अभी एक न्यूज़ 2 दिन पहले मैंने देखी थी राजकोट की, तो राजकोट के अंदर जो डील जो है वो मार्केट B2B बिजनेस टू बिजनेस जो डील होती है वो उसको 1 महीना लगता था डील कंप्लीट होने में। अभी बिकॉज ऑफ दी जूम एंड अदर मीडिया, हाँ, गूगल मीटिंग या माइक्रोसॉफ्ट टीम की बात करें, ये सब की वजह से अभी जो डील जो है वो 1 महीने की वजह से 1 दिन में ख़त्म हो रही है। सो ये जो चेंज अभी आ रहा है, ईमेल मार्केटिंग बढ़ गया है, व्हाट्सअप मार्केटिंग बढ़ गया है, वीडियो मार्केटिंग बढ़ गया है, सर्च इंजन मार्केटिंग, हम लोग भी जो डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ चीज़ है जिसके बेस पे आज हम लोग मिल पा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग शायद नहीं मिल सकते थे इस टाइम पे। तो इसका यूटिलाइजेशन जो है वो अभी बहुत ही बढ़ गया है और इस चीज़ की डिमांड और भी बढ़ने वाली है। सेम वे ऑनलाइन एजुकेशन की अगर बात करें तो यूजीसी ने काफ़ी कुछ बोल दिया है कि भाई एक्सपर्ट कमेटी एनहांस ऑनलाइन एजुकेशन कंस्टिट्यूट करेगी। एक कमेटी जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को एनहांस कैसे किया जाए उसके ऊपर विचार विमर्श करके उसका रिपोर्ट देगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी सेमेस्टर एग्जामिनेशन की ऑनलाइन की प्लानिंग कर रही है। काफ़ी चीज़ जो है, जैसे अभी राजस्थान में 10th की एग्जामिनेशन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी हुई है। काफ़ी सारी जो सब्जेक्ट है या कॉलेज के जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन, सरदार पटेल ने ऑफलाइन लिया है। काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन अभी एग्जामिनेशन को चाहती हैं। तो अभी इस तरह से हेल्थ केयर की अगर बात करें तो अभी पब्लिक जो हेल्थ केयर कर रही थी अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गई है। कैसे हम लोग हाइजीन, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूटिलाइज करें, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए। पहले सोचते थे कि चलो फिटनेस बढ़ाए, बट अभी इम्यूनिटी की बात आ गई है। अब
हम लोग बार बार हाथ धोते हैं या हाथ को स्वच्छ रखते हैं, हमारे एरिया को स्वच्छ रखते हैं, तो इस एरिया में भी खूब जॉब बढ़ेगी। और टेक्निकल फील्ड जिसमें डेफिनेटली जॉब तो बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन जैसे होगा तो ऑनलाइन में सिक्योरिटी भी चाहिए, फ्रॉड भी ऐसे ही आएंगे ज़्यादा, वेब डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट बढ़ेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जो फील्ड है वो बहुत बड़ा होने वाला है। हम आप भी शायद जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्या है और किस तरह से वर्कआउट करते हैं, बट अभी हम लोग बोलते हैं ना एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो, दिस इज बिकॉज ऑफ दी समवॉट बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा आफ्टर कोविड-19 रिलैक्सेशन। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को ये 6C के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करवाए। ये 6C क्या है? फर्स्ट है चॉइस, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड केयरिंग। अब चॉइस की बात करें तो स्टूडेंट्स को खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और उस हिसाब से अभी की सिचुएशन में उसको आप चॉइस दो। कि हम लोग भी चॉइस दे रहे हैं क्योंकि वो बोर ना हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि एक लेक्चर उसका जो है वो वीडियो लेक्चर हो, दूसरा लाइव सेशन हो। डेफिनेटली लाइव सेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे सपोज नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो वो सेशन अटेंड कैसे कर पाए। तो हम लोग एक लेक्चर जो है वो वीडियो लेक्चर की, ताकि वो नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी थोड़ी बहुत कम है तो भी कर पाए, एक लेक्चर जो है वो उसको लाइव लेक्चर ले पाए। थोड़े बहुत हम लोग हैंड्स ऑन सेशन भी दे रहे हैं। हम लोग ने जैसे बात की कि आइडिया के ऊपर, कोई भी आइडिया के ऊपर 5 मिनट का वीडियो बनाओ, तो ये सब हम लोग उसको चॉइस दे रहे हैं ताकि वो पूरा दिन का पूरा जो टाइम है वो यूटिलाइज करे। आप भी उसको चॉइस दो कि भाई चलो आज तुमने लेक्चर कंप्लीट कर लिए, आपने कुछ आइडिया के साथ उसके साथ डिस्कस कर लिया और डिस्कस के बाद कुछ आइडिया उसने रिकॉर्ड कर लिया, तो चलो आज हम लोग कहीं बाहर जाके कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। चलो आज हम लोग कोई रिलेटिव्स को मिलते हैं जो इस फील्ड में थोड़े बहुत माहिर है, उसके साथ में डिस्कस करके कुछ बात करते ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले या आपको नया पाथ मिले। तो अब पेरेंट्स आप उसको चॉइस दो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो कम बोर हो और टाइम का पूरा यूटिलाइज करें। उसके बाद में कोलैबोरेशन है। आप हो सके, जैसे मैंने बात की कि कोलैबोरेशन मैक्सिमम आपके बच्चे का कोलैबोरेशन करवाओ। अगर कोई रिलेटिव्स कोई कंपनी में है तो उसके साथ बात कराओ। अगर कंपनी में कोई रिलेटिव्स है और वो लोग कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी फील्ड में, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या कंप्यूटर आईटी के फील्ड में, तो वो प्रॉब्लम आप खुद उसके साथ जाओ, वो पर्सन से आपके बच्चों को मिलाओ और उसको वो जो एरिया जो है, वो प्रॉब्लम जो है उसको बोलो कि आप एक्सप्लोर करो, इवेल्यूएट करो एंड एक्सपेरिमेंट करो। इस टाइप का जो सहयोग जो आपकी ओर से चाहिए बच्चों को, वो आप इस टाइम पे प्रोवाइड करो। अनदर चीज़ है कम्युनिकेशन। आप इस तरह से उसको कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रखो, जैसे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से वो खुद जो महसूस कर रहा है उसको एक्सप्लेन कर पाए, या बच्चे ने जो कुछ बनाया है प्रोजेक्ट के तौर पे या होमवर्क के तौर पे या असाइनमेंट के तौर पे, वो अच्छी तरह से थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट कर पाए। तो उसके लिए उसको कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट चाहिए, सटीक कम्युनिकेशन चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं, एक पूरा क्लियर कम्युनिकेशन उसको चाहिए। वो कम्युनिकेशन कर सके, इतनी नॉलेज उसको चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर सके। तो आप उसको एनवायरनमेंट दो, आप उसको बोलो कि एटलीस्ट हाफ एन आवर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े या इंग्लिश न्यूज़ देखे, एंड हाफ एन आवर एटलीस्ट हिंदी या गुजराती न्यूज़ देखे, ताकि इंग्लिश में जो न्यूज़ आ रहे हैं वो क्या है वो उसको अच्छी तरह से पता चले। हर एक दिन की इस टाइप की एक्सरसाइज से घर पर वो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी डेफिनेटली कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको अलग एंगल से वो सोच सके, ऐसी एनवायरनमेंट आप घर में प्रोवाइड करें। आप उसका सॉल्यूशन मत दो। कोई भी प्रॉब्लम घर में आ जाए तो डायरेक्टली ना बोलो कि इसका सॉल्यूशन ये है, बट उसको बोलो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और उस सॉल्यूशन के ऊपर वो रीजनिंग करे, उसको एवेल्यूएट करे कि इसका सॉल्यूशन जो है वो सही है या नहीं है। जैसे हमें यहाँ से अहमदाबाद जाना है
तो अहमदाबाद में जाने के लिए हमारे पास एसटी भी है, ट्रैवल्स भी है, हमारी खुद की कार भी हो सकती है या बाइक भी हो सकता है। अब वो इवैल्यूएट करे कि कौन सी चीज़ इस दौर पे अच्छी रहेगी, क्यों रहेगी, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट एफोर्डेबल है कि नहीं, और है तो किस तरह से है, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी घर पर जो भी काम चल रहा है या जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसको लगता है कि चलो आज मैं ये नहीं कर सकता, तो उसको पूछिए आप कि क्यों नहीं कर सकता, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे इसका इवैल्यूएट करके बताओ, अपने रफ में नोट डाउन करके बताओ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद भी सोचो और मेरे साथ डिस्कस करो, ताकि हम लोग उसको बेटरली सॉल्व कराए। ये चीज़ उसके अंदर अगर होगी तो इंडस्ट्री में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। क्रिएटिविटी की बात करें, क्रिएटिविटी का मतलब मैं सिंपली आपको बताऊं कि क्रिएटिविटी का मतलब है कि जिस पर्सन के लिए आप कुछ बना रहे हो, उसको वो बहुत ही मतलब दुनिया में सबसे अच्छा वो चीज़ लगे। हो सकता है कि किसी को ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद हो, किसी को पिंक कलर ज़्यादा पसंद हो, किसी को ब्लू कलर ज़्यादा पसंद हो, बट अगर एक इंजीनियर को बोला जाए कि भाई तुम्हें ये प्रोजेक्ट बनाना है या ये चीज़, सपोज कार की बात करें तो कार आपको बनानी है, डेवलप करनी है, उसकी डिज़ाइन आपको डेवलप करनी है, तो जो कस्टमर है उसको ऐसा लगे कि मेरे लिए ये कार दुनिया में बेस्ट है, या मेरे लिए ये जो कार बनाई ऐसी और कोई कार कोई और बना ही नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी जो है वो अगर दिमाग में एक बार आ गई या समझ में आ गया कि क्लाइंट को क्या चाहिए, या मेरे हायर अथॉरिटी जो जहाँ जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ वो अथॉरिटी को क्या चाहिए एक्चुअली, और उस हिसाब से आपकी क्रिएटिविटी को आप डायरेक्शन दो और उस हिसाब से आप उसको वर्क ला के दो, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला के दो, डेफिनेटली आपकी प्रमोशन या आपकी डेवलपमेंट होने वाली है, या हमारे बच्चों की डेवलपमेंट होने वाली है, सही, ये फिक्स है। और लास्ट वन 6C की अगर बात करें तो वो है केयरिंग। हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि कोई भी सिचुएशन हो, खुद की केयर करो और दूसरों को भी, दूसरे की भी केयर करो। जैसे हमारे घर में कोई वडील है, दादा दादी है, नाना नानी है, तो इस सिचुएशन में उसकी केयर कैसे की जाए, हम लोग उसकी केयर कैसे कर सके, खुद की केयर और दूसरों की केयर, क्योंकि ये जो नेक्स्ट जो समय आने वाला है वो चाहेगा कि ये चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाए। आगे के समय में इसको काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंस मिलने वाला है, प्रोफेशनल की तौर पे या पर्सनल तौर पे भी। ये जो केयरिंग वाली चीज़ है, काळजी जिसको हम बोलते हैं, वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को फ़ायदेमंद होगी। तो मैं
शॉर्ट में आपको बताऊं, हमने क्या देखा है। जैसे पहले हमने जनरली देखा कि स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, एक्सप्लोर, इवैल्यूएट एंड एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद में हमने देखा कि पेरेंट्स ये 6C के ऊपर स्टूडेंट्स को जो है वो डेवलप करे या उसकी केयर इस टाइम पे, स्पेसिफिकली इस टाइम पे, अभी स्टूडेंट्स घर पर रहकर पढ़ रहा है, अभी स्टूडेंट्स खुद को डेवलप करना चाहता है, टाइम को यूटिलाइज करना चाहता है, तो पेरेंट्स कैसे उसमें अपना खुद का योगदान दे, वो ये 6C है जिसको बोलते हैं चॉइस, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड केयरिंग। ये चीज़ में आप उसको हेल्पफुल बनो। बताता हूँ कि हमें 3 और 4 साल में क्या करना है। जैसे एटलीस्ट फर्स्ट क्लास लाना है, 3 प्रोजेक्ट्स करने हैं, टेक्निकल कंपटीशन पार्टिसिपेशन करना है। अभी काफ़ी सारी टेक्निकल कंपटीशन ऑनलाइन हो रही है, आपको पता ना हो तो मैं आपको बताऊं, काफ़ी ऐसी चीज़ है, काफ़ी वर्कशॉप्स है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, काफ़ी एक्सपर्ट टॉक्स ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इसका फ़ायदा मैक्सिमम हम लोग घर पर रह के कर सकते हैं। और इस तरह काफ़ी सर्टिफिकेट्स हम लोग अभी गेन कर सकते हैं इस टाइम पे भी। और उसमें भी आप लोग जैसे हैकाथॉन, अभी एक कॉलेज ने हैकाथॉन, कंपनी ने हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था, उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके सर्टिफिकेट ले सकते हैं या उसमें विनर्स और रनर्स अप भी बन सकते हैं। सेम वे अभी टाइम है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल आप इम्प्रूव करो। आप चाहो तो आईलेट्स, टॉफेल, GRE की या गेट की प्रिपरेशन कर सकते हो घर पर बैठे, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है जो आपको काफ़ी कुछ सिखाएंगे। काफ़ी कुछ ऐसे कोर्सेरा के कोर्सेस है जिसको आप करके आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो और उसमें उस हिसाब से आप अपना खुद का रिज्यूम अच्छी तरह से बिल्डअप कर सकते हो या स्टूडेंट्स कर सकते हैं। एंड गुड मैनेजरियल कम्युनिकेशन स्किल, अभी आप सोचो कि इस टाइम के अंदर हम लोग खुद को किस तरह से मैनेज करें ताकि इस टाइम का भी बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। किसी भी वर्स्ट कंडीशन में हम लोग इस तरह से ढल जाए कि हमें कम से कम उसका नुकसान हो, यही तो है गुड मैनेजरियल स्किल। तब तक हम लोग काम करते रहे जब तक गोल अचीव ना हो। अगर ऐसी हमारी सोच आ जाए जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तो हमारे लिए हमारा फ्यूचर जो है वो उज्जवल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती समय दिया, आपने मेरा वीडियो देखा। हमारे फैकल्टी और भी इस सीरीज़ के अंदर वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे और आपके साथ फैकल्टी 1-to-1 भी बात करेंगे अगर रिक्वायर हुई तो। बट अल्टीमेटली हम लोग चाहते हैं कि बच्चे घर पर रह के भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है, पेरेंट्स उसके अंदर काफ़ी कुछ हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सेफ रहे, घर पर रह के क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।